हेलो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं एग्रीकल्चर टॉपिक को अपनी इस वीडियो में। नाउ अगर हम देखें, एग्रीकल्चर हमारे इंडिया का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है ना, सिंस टाइम इन मेमोरियल। दैट मीन्स कि हमारा हिस्ट्री अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। ओके, और डोमेस्टिकेशन भी तभी स्टार्ट हुआ है एग्रीकल्चर से ही, क्योंकि पहले क्या हुआ करता था, हंटर एंड गैदरिंग हुआ करता था, राइट। उसके बाद अगर हम देखें तो जो लोग थे, ह्यूमंस थे, है ना, तो उन्होंने क्या किया, फिर डोमेस्टिकेशन स्टार्ट किया, है ना, क्रॉप का, फिर क्रॉपिंग की, कल्टीवेशन किया, है ना। देन उसमें टाइम लगने लगा तो फिर वहीं पे सोसाइटीज़ बनाने लग गए, तो इसी वजह से डोमेस्टिकेशन भी हुआ था। तो नाउ अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर इज़ अ प्रोसेस ऑफ कल्टीवेशन स्पेसिफिक प्लांट्स raising domesticated animals to produce food, feed, fiber, a variety of other desired products. That means कि अब देखो, कल्टीवेट करना कुछ ऐसे प्लांट्स को, राइट, और अपनी क्रॉप्स को, है ना, और डोमेस्टिकेट करना है एनिमल्स को फूड के लिए, फीड के लिए, फाइबर के लिए, जो हमारी यूटिलिटी बेस्ड है, नीड्स हैं, राइट। तो उसी को हम एग्रीकल्चर बोल देते हैं। ओके, और उसके बाद अगर हम देखें तो रोल ऑफ एग्रीकल्चर अगर हम देखें ना, तो बेसिकली क्या है कि एग्रीकल्चर का एक सबसे बड़ा रोल रहा है कि फूड प्रोवाइड करना पीपल्स के लिए। अब देखो, जो लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं ना, वो लोग अपना अपना फूड तो बना लेते हैं, है ना। अब जो एग्रीकल्चर नहीं कर रहे हैं वो कोई और वर्क कर रहे हैं, राइट, तो उनके लिए भी फूड प्रोवाइड करने का काम करता है एग्रीकल्चर, राइट। एंड इसके साथ साथ रॉ मटेरियल प्रोवाइड करना इंडस्ट्रीज को, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, इकोनॉमी में सरप्लस लाना। एक मतलब देखो, जैसे कि अगर इंडिया लोगों के लिए ना, इंडियंस में जितने लोग हैं, लाइक आप 140 करोड़ मान लीजिए, उन्हीं के लिए खाना बनेगा, तो वो एक बेसिकली वही हो जाएगा कि आप बोल सकते हो कि यूटिलिटी बेस्ड सारी चीज़ें वहीं पे कंज्यूम हो रही हैं। अब 140 करोड़ के बढ़ के मीन्स 200 करोड़ लोगों के लिए बन रहा है खाना, तो वो 140 लोगों के लिए तो हो गया। अब 60 करोड़ लोगों के लिए जो खाना है वो अब बाहर किसी को मिल सकता है, राइट। तो ये एक सरप्लस हुआ ना हमारी इकोनॉमी में, इससे हमारे काफ़ी ज़्यादा लाइक पैसा वगैरह भी आ सकता है ना, हमारी इकोनॉमी बढ़ सकती है। तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद अगर हम देखें जैसे डिपेंडेंस, जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्रीकल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर, तो बेसिकली हमारा जो इंडियन एग्रीकल्चर है वो मेजरली डिपेंड करता है मॉनसून डिपेंडेंस पे, राइट, मॉनसून पे। क्योंकि देखो, किसी जगह पे बारिश ना होना, राइट, और किसी जगह पे ज़्यादा गर्मी पड़ जाना, और बारिश होना, फ्लड आ जाना, राइट, तो ये सारी चीज़ों में डिपेंडेंस करता है। उसके बाद सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, जैसे छोटे छोटे एरियाज में अब जो लोग हैं, है ना, अब वो उनके पास कम कम है, लाइक लैंड वगैरह है, तो उस हिसाब से उनको एक तरीके से वो सारी चीज़ें फिर मतलब एग्रीकल्चर करना, कल्टीवेट करना, राइट, तो उनकी यूटिलिटी बेस्ड पे। उसके बाद क्रॉप डाइवर्सिटी पे, लाइक देखो, अ, जैसे हम हर एक जगह पे चले जाएं इंडिया में, तो वहाँ पे अलग अलग क्रॉप्स मिलती हैं हमें देखने को, राइट। तो यही सारी चीज़ें मैटर करती हैं हमारे इंडिया को कि एग्रीकल्चर बेस्ड, जैसे काफ़ी सारी चीज़ें मेजर क्रॉप्स में आती हैं, है ना, तो वो हमें दिखाती हैं कि इंडिया में कितनी सारी चीज़ें उगती हैं हर एक एरिया में। केरला में आप चले जाओ, और नॉर्थ में चले जाओ, राइट, ईस्ट में, वेस्ट में चले जाओ, तो अलग अलग चीज़ें आपको देखने को मिलती है, कॉटन, राइट, वीट, और आपको राइस, है ना। नाउ अगर हम देखें सीजनल पैटर्न, तो यहाँ पे बहुत सारा मेजर डिपेंड करता है कि कौन सी क्रॉप कौन से सीजन में बोनी है और उसको काटनी है। दैट मीन्स खरीफ जून से अक्टूबर के बीच रहता है, रबी नवंबर से मार्च के बीच रहता है, जैद अप्रैल से जून के बीच रहता है, राइट। उसके बाद एग्रीकल्चर जो प्रोडक्टिविटी है वो एक चैलेंज है इंडिया के लिए। क्यों? क्योंकि देखो, बेसिकली क्रॉप इंटेंसिटी अगर हम देखें तो एक किसी खेत में या फिर लैंड में कितनी क्रॉप, वो क्रॉप कितनी बार उग सकती है, राइट, उसको हम बोलते हैं क्रॉप इंटेंसिटी। एंड प्रोडक्टिविटी की प्रोडक्शन पर यूनिट ऑफ लैंड कितना हो रहा है। ओके, तो अब देखो, यहाँ पे अगर हम देखें चैलेंजेस इंडियन एग्रीकल्चर के, तो स्टेगनेशन इन मेजर फील्ड ऑफ क्रॉप्स। दैट मीन्स कि जैसे लोग की जनसंख्या, देखो पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ती जा रही है, हमारा जो वीट और राइस का जो प्रोडक्शन है वो कहीं स्टैगनेटेड कर रहा है, मतलब एक तरह से स्थिर हो रहा है। क्यों? क्योंकि देखो, बेसिकली पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है, तो जिनके पास पहले जिनके परिवार में 2 एकड़ हुआ करता था, है ना, तो अब उनके 2 बच्चे हुए, तो फिर है ना, उन्होंने क्या किया, फिर वो वही जो खेत थे वो एक एक एकड़ में बट गया, ठीक है। तो इस तरीके से ना डिवाइडेड हो रहे हैं, और इसके साथ साथ क्या हो रहा है कि हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो उनके लिए नीड भी बढ़ती जा रही है। तो हमारी जो वीट और राइस, इनका स्टेग्नेशन होता जा रहा है, मतलब एक तरीके से प्रोडक्टिविटी हमारी नहीं बढ़ती जा रही है। और उल्टा अगर हम देखें
तो स्टेगनेटेड होती जा रही है ना, मतलब स्थिर होती जा रही है, रुक रही है। ओके, इसके बाद जो फार्मर्स है ना क्या करते हैं कि जो इनपुट्स लगाते हैं, मतलब ये कि जैसे अगर हम देखें कि अलग अलग चीज़ें, पेस्टिसाइड्स वगैरह ये सारी चीज़ें लेके आते हैं, है ना, तो उसमें क्या होता है, हायर कॉस्ट लगता है। और उसके बाद ग्राउंड वाटर डिप्लीशन, है ना, ग्राउंड वाटर का जो अगर हम देखें लेवल काफ़ी ज़्यादा लो होता जा रहा है। इसके साथ साथ सॉइल डिप्लीशन भी हो रहा है, नेचुरल जो फर्टिलिटी है ना सॉइल की, वो भी बहुत कम होती जा रही है। उसके बाद प्रोवाइड फूड सिक्योरिटी, है ना, डेट मीन्स कि जो फूड सिक्योरिटी है ना वो प्रोवाइड करना भी बहुत मुश्किल पड़ता जा रहा है ना। और स्मॉल फ्रेगमेंटेड लाइन होल्डिंग, डेट इज़ के जो मैंने अभी बताया आपको कि हर एक पॉपुलेशन अब बढ़ती जा रही है, उसी हिसाब से क्या है कि अब लोग क्या करते हैं कि अलग अलग जो अपने अपने जो छोटे छोटे फार्म्स होते हैं, राइट, तो वो भी उतना ही उगा पाते हैं क्योंकि छोटे फार्म है ना। अब वो अपनी ही यूटिलिटी बेस्ड पे या फिर अपनी नीड के हिसाब से वो सारी चीज़ें उगा पाते हैं। ओके, और दूसरा अगर हम देखें इनएडुकेट सप्लाई ऑफ फार्म इंपोर्ट्स, डेट मीन्स कि फर्टिलाइजर और इसके पेस्टिसाइड्स वगैरह इतने आसानी से नहीं मिलते, है ना। इफ़िशिएंट टेक्नोलॉजी हमें देखने को मिलती है, जो टेक्नोलॉजी है आज के लोग भी, आज मॉडर्न ज़माने अभी अगर हम देखें तो काफ़ी जगह ऐसी है कि वहाँ पे टेक्नोलॉजी अपनाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। स्टोरेज फैसिलिटीज़ भी नहीं है ना। हमें न्यूज़ देखने को मिलती है कि इतने टन गेहूँ बारिश की वजह से सड़ गया, राइट। उसके बाद एग्रीकल्चर अगर हम देखें तो क्रेडिट फैसिलिटी भी नहीं है, उनको सही लोन भी नहीं मिलता, है ना, बैंक से काफ़ी ज़्यादा हाई लोन में मिलता है। उसकी इसी बेसिस पे क्या होता है कि वो चुका नहीं पाते फार्मर्स, और इसी वजह से सुसाइड उनको ईजी लगने लगता है। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है कि बाहर के जो गेहूँ है ना वो काफ़ी बल्क मात्रा में उगते हैं, राइट। तो बल्क में रहता है तो फिर क्या होता है कि वो प्राइस, अब यहाँ पर अगर हमारी गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं देने तो हमारी गेहूँ का काफ़ी ज़्यादा प्राइस हो जाए। ओके, उसके बाद एक क्वेश्चन है, हाउ कॉमर्शियल बैंक आर डिफरेंट फ्रॉम कोऑपरेटिव बैंक्स एंड डिस्कस द रोल ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स इन प्रोवाइडिंग इजी एक्सेस टू रूरल क्रेडिट। ओके, तो 250 वर्ड्स का ये क्वेश्चन। सो होपली गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। गाइस मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।